Good morning, everyone. Let's see the questions. What next questions are? Yeah. Which of the basic principle of good communication? तो जल्दी जल्दी काफ़ी क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं कल आपके. Consider the total physical and human setting whenever you communicate actually. Yeah. Examine the true purpose of each communication. Seek to clarify your ideas before communication. Yeah. The objective. Which of the following is line organization X Y Z A. तो ये फिगर आउट करना. लाइन ऑर्गेनाइजेशन ये इस तरह के बनते हैं एक्स वाई जेड और ए है. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इंक्लूड्स to describe the action and reaction of individuals and the group in a system as they interact with each other in the course of their working day. या तो ऑब्जेक्टिव बताने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की ये क्या इंक्लूड करता है? डिस्क्राइब द एक्शन एंड रिएक्शन. तो ये डिस्क्राइब करता है एक्शन और रिएक्शंस को. तो हम बेसिकली क्या देखते हैं कि उद्देश्य क्या है. इसने पूछा कि उद्देश्य क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के. टू डिस्क्राइब द एक्शन को डिस्क्राइब करना, उसके रिएक्शन को डिस्क्राइब करना इंडिविजुअल के और ग्रुप्स के इन द सिस्टम जो कि सिस्टम में चल रहे हैं. एज दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं इन द कोर्स ऑफ देयर वर्किंग डे. जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट रन कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो उसमें एक्शन और रिएक्शन क्या क्या आ रहे हैं, क्या मुश्किलें आ रही हैं, किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और क्या आउटपुट आ रहा है, क्या रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, फ्रूटफुल रिज़ल्ट है कि नहीं. उस प्रोसेस में जो भी लोग वर्क कर रहे हैं वो फ्रूटफुल रिज़ल्ट दे रहा है कि नहीं. मीन्स देख लीजिए प्रोडक्शन लाइन को ही देख लीजिए. प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उसके बाद वो प्रोडक्शन हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं. नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो जनरेट करनी है, जो बनानी है, वो बन पा रही है या नहीं, या उतने प्रोडक्ट्स बन पा रहे हैं, प्रोड्यूस हो पा रहे हैं. प्रतिदिन जो टारगेट सेट किया गया है एवरीडे का टारगेट, उसमें उतने प्रोडक्ट्स बन पा रहे हैं नहीं. उसमें लोगों का रिएक्शन क्या है जो वहाँ पर वर्क कर रहे हैं, ग्रुप का रिएक्शन क्या है और क्या क्या एक्शन लिए जा रहे हैं, क्या क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं. उस विषय पर चर्चा करना, गहरा चिंतन मनन करना और उन प्लान्स को, जो नए प्लान बने, उनको फिर से एग्जीक्यूट करना. इसलिए क्योंकि अगर फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं आ रहे, अगर आपने एक यूनिट सेट कर रखी कि हमें मैगी के इतने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं और उतने नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको कुछ नई स्ट्रेटजी फॉर्म करनी पड़ेगी. क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो फुलफ़िल नहीं हो रहे हैं. जो उद्देश्य आपने सेट कर रखे हैं कि मुझे इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है मैगी के पैकेट्स की, या इतना डिमांड है मार्केट में, तो प्रतिदिन के हिसाब से मुझे इतना प्रोड्यूस करना है, बट हो नहीं पा रहा है. तो उसमें क्या क्या स्ट्रेटजी आपको लेनी है, क्या क्या सिग्निफिकेंट स्टेप आपको लेने हैं, उस विषय में आपको सोचना है. तो ये लोगों के एक्शन और रिएक्शन ऑफ द इंडिविजुअल इन द ग्रुप. तो जो लोग वहाँ वर्क कर रहे हैं, चाहे वो अपर लेवल के कर्मचारी हो, लोअर लेवल के हों, मिडिल लेवल के हों, तो ये एग्जीक्यूटिव जो कि मैनेजमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अपर, मिडिल, लोअर, फाइन. तो ये तीनों एक चेन श्रृंखला बनाते हैं. इसके बाद आ जाते हैं एम्प्लॉयज़. जो लोअर लेवल का मैनेजमेंट होता है वो सीधे डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्ट करता है और एम्प्लॉयज़ फिर वर्क को प्रोसिक्यूट करते हैं. मीन्स वर्क परफॉर्मेंस का कार्य एम्प्लॉयज़ का, लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ या स्टाफ वर्कर्स जो होते हैं एज ए लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्क को फुली ऑपरेट करते हैं. क्योंकि बेसिकली अपर, मिडिल एंड लोअर, ये एग्जीक्यूशन का जो फॉर्म है, एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो सिर्फ चेन में डायरेक्शन देते हैं, बट जिन यूनिट्स को प्रोड्यूस करना, उनकी प्रोडक्शन का कार्य आपका लेबर फोर्स ही करेगा. तो जो लोअर लेवल के कर्मचारी होंगे, स्टाफ होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे, वो इन कार्यों को एग्जीक्यूट करेंगे. सिर्फ ऑर्डर नहीं देंगे, सिर्फ दिशा निर्देश नहीं देंगे, बल्कि उनके एग्जीक्यूशन का काम करेंगे, उनको परफॉर्म करवाने का काम करेंगे, उनको डायरेक्टली परफॉर्म करेंगे. तो आगे देख लेते हैं क्या चला. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? मॉडर्न आउटकम.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मॉडर्न अप्रोच मैनेजमेंट। तो मॉडर्न अप्रोच मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस एंड द सिस्टम शुड बी सच एज लाइक लिंक द पार्ट टुगेदर, दीज एलिमेंट शेयर म्यूचुअल डिपेंडेंसी। तो ये म्यूचुअली डिपेंडेंट होते हैं। ये मॉडर्न अप्रोच क्या है? म्यूचुअली डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर। अ सिस्टम इज़ मेड ऑन अ सर्टेन स्ट्रेटेजिक एलिमेंट। ये सिस्टम एक ऐसा होता है जो सर्टेन स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स होते हैं और उन पर बेस्ड होकर बना होता है। और बेसिकली है क्या ये सिस्टम? या प्रोसेस इज एन सिस्टम विच should be such as they link the parts together. Process and the system should be such that they link the part together. ये लिंक करते हैं पार्ट्स को टुगेदर लाकर। These elements share a mutual dependency। और ये एलिमेंट शेयर करते हैं म्यूचुअल डिपेंडेंसी, एक दूसरे पर म्यूचुअल डिपेंडेंसी शेयर करते हैं कि एक दूसरे के बिना इनका काम नहीं चल सकता। ये मॉडर्न अप्रोच का मैनेजमेंट है, मॉडर्न अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। अ सिस्टम इज़ मेड ऑफ एन सर्टेन स्ट्रेटेजिक एलिमेंट। तो सिस्टम होता है जो कि सर्टेन स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑल ऑफ अबव। ये सभी पॉइंट्स बिंदु सही हैं, सभी पॉइंट्स सही हैं, सिग्निफिकेंट हैं। किसके अप्रोच से? मॉडर्न अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट है ये आपका। हाइजीन फैक्टर क्या क्या है? किसी भी कंपनी में वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इंक्लूड करता है। रिलेशन विद सुपरविजन, कंपनी पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल ऑफ अबव। या हाइजीन फैक्टर क्या क्या रिलेटेड टू वर्क? तो हाइजीन फैक्टर रिलेशन विद द सुपरविजन, कंपनी पॉलिसी, एडमिन। तो हाइजीन फैक्टर बहुत मैटर करता है। कहीं भी वर्क फोर्स है, काम कर रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, संस्था है, फर्म है, कंपनी है, सब जगह हाइजीन फैक्टर बहुत मैटर करता है। किस तरह से प्रोडक्ट बन रहा है, किस तरह से वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करवाया जा रहा है। क्योंकि बेसिकली कई बार हम लैकुना देखते हैं, उसमें हमें दिख जाता है लैकुना, शॉर्टकमिंग हाइजीन फैक्टर में। तो इससे कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं होना चाहिए, बट कई जगह हम देखते हैं कि बहुत ही लेवल पर इससे कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, जो कि नहीं किया जाना चाहिए। क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए विद हाइजीनिक इफेक्ट। या विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्मॉल ग्रुप में किस तरह की कम्युनिकेशन होती है? सेंट्रलाइज फ्लो विद फीडबैक, चेन फ्लो विद फीडबैक, सर्कुलर फ्लो विद फीडबैक। तो कम्युनिकेशन कैसे होता है स्मॉल ग्रुप के बीच में? इन अ स्मॉल ग्रुप सेंट्रलाइज फ्लो विद फीडबैक। फीडबैक मीन्स कमियां जो आप दूसरों से लेते हैं, फीडबैक आप दूसरों से लेते हैं, आप उनमें, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट जिस पर आप खुद वर्क कर रहे हैं, आप खुद उसमें कमियां नहीं निकाल सकते, ना बता सकते, क्योंकि आपको अपना सब कुछ बनाया हुआ अच्छा ही अच्छा लगेगा। जैसे कि आप कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, तो आप यूट्यूब में चैनल ही बना रहे हैं तो आपको अपना चैनल बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन फीडबैक जब आप दूसरों से लेंगे तो उसमें आपको कमियां पता चलेंगी, उसमें फिर आप सुधार करेंगे। तो ये सेंट्रलाइज फ्लो विद फीडबैक, चेन विद दूसरों से जब आप फीडबैक मांगते हैं, आपको अपनी रियल कमी पता चलती है, तो आप उसमें सुधार करने की, रिफॉर्म लाने की कोशिश करेंगे। चेन विद फ्लो विद एन फीडबैक, तो चेन फ्लो विद फीडबैक, सर्कुलर फ्लो विद फीडबैक, सब तरह से आप फीडबैक अपने लेंगे और उसमें रिफॉर्म लाने की कोशिश करेंगे एक स्मॉल ग्रुप में। ये कम्युनिकेशन का पार्ट है, जिसमें कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, बैठकर आप एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और सभी शॉर्ट कमिंग्स को, कमियों को, फीडबैक्स को लिखा गया है और उन पर पॉइंट टू पॉइंट वर्क किया गया है। सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं करना है, उन फीडबैक पर वर्क भी करना है, जो कमियाँ हैं उसमें सुधार लाना है। तो इस तरह से आप उनमें सुधार ला सकते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। या अकॉर्डिंग टू द Vandal and Cecil, which is an element in organization development, element of organization development, all of above. Collaborative management, work process, work team work होता है, वर्क प्रोसेस है, कोलैबोरेशन करना है एक दूसरे के साथ, कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट करना है। ठीक है, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। इजीली, बहुत इजी पॉइंट है। वर्क टीम है, वर्क प्रोसेस है, कोलैबोरेशन है मैनेजमेंट में। विच ऑफ द करेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ द लीडरशिप? यूनिटी ऑफ अकाउंटिंग। तो नेचर कैसा होना चाहिए लीडरशिप का? यूनिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। सिस्टम अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट, सिस्टम अप्रोच मैनेजमेंट क्या क्या कंसिस्ट करता है? सिस्टम अप्रोच मैनेजमेंट, इट इज़ एन इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन मैथडोलॉजी, या एक सेकेंड, या कम्युनिकेशन मैथडोलॉजी, डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, यस। तो इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होती है आपकी सिस्टम अप्रोच मैनेजमेंट में। कम्युनिकेशन मैथडोलॉजी होती है कम्युनिकेशन किस तरह से आपको डिलीवर करना है, किस तरह से कम्युनिकेशन करना है कि वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करें, लोग वर्क कर सकें और आपकी बातों को माने। कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब वे ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। सिर्फ कम्युनिकेशन मीन्स आपके स्पीकिंग स्किल्स तो होनी चाहिए, बट वे ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल, आप किस तरह से दूसरों को इन्फ्लुएंस कर ले जाते हैं, अपने प्रभाव में लाकर उनसे काम निकलवा सकते हैं, मतलब उनकी स्किल्ड को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, स्किल्ड यूटिलाइजेशन। अब स्किल यूटिलाइजेशन, जो स्किल है उसको, उनकी जो अद्भुत क्षमता है उसको बाहर निकाल के लाना और उस स्किल का यूटिलाइजेशन करना, यूटिलाइज़ करना उस स्किल को। दैट्स व्हाट योर कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट। या कहाँ गया यार कम्युनिकेशन, या कम्युनिकेशन मैथडोलॉजी, डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। या तो आपको डिसीजन लेना है, फैसला लेना है, टेक्निक्स ऐसी होनी चाहिए कि आप डिसीजन मेकर बन सकें। डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए कि डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स क्या है, कैसे डिसीजन लेने हैं, सही समय पर क्या फ़ैसला लेना है, प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने से लेकर, या कोई भी फ़ैसला हो सकता है, या फिर स्टाफ को अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का, सजेशन देना है, डिसीजन लेने में हेल्प करनी है। तो ये सब एग्जीक्यूटिव्स के काम होते हैं, जो मैनेजमेंट में मिडिल, अपर, मिडिल एंड लोअर लेवल, ये जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो डिसीजन बनाते हैं और हर अपने से नीचे को इंस्ट्रक्ट करते हैं उस वर्क को एग्जीक्यूट करने में। या which are the targets? Yeah, which are the following are the target of an organization changes as per as the grave and burners। या इंक्रीज इन मोटिवेशन, इंक्रीज करना है मोटिवेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी का एक्सेप्ट करना है, बेटर परफॉर्मेंस देना है, ऑल ऑफ अबव। The approaches of the organization changes are structured approach, value centered approach, technological approach। ये सभी अप्रोच आ जाएंगे इसमें। किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में कौन कौन से अप्रोच आते हैं? स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच, वैल्यू सेंटर्ड अप्रोच, टेक्नोलॉजिकल अप्रोच, या ऑल ऑफ अबव। फाइन, नेक्स्ट। जैसे a motive is defined as motive क्या है? A state of an energy that energize and activities and direct the behavior of an individuals to a certain goal। तो जो मोटिव है क्या है उसके पीछे? इनर स्टेट ऑफ एनर्जाइज, एक इनर स्टेट ऑफ एनर्जाइज व्यक्ति जो एक्टिवेट कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है, डायरेक्ट द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, जो डायरेक्ट कर सकता है बिहेवियर किसी भी इंडिविजुअल। एक एनर्जाइज इनर स्टेट जो कि बहुत एनर्जाइज है, एक्टिवेटेड है ऑलरेडी, बिहेवियर को चेंज कर सकता है टुवर्ड्स सम सर्टेन गोल्स। जैसे कि हम कहते नहीं है कि बच्चे छोटे हैं, उन्हें हमें सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना है, बस वही बात है कि उनकी एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना, मतलब उनके पास एनर्जी तो बहुत है। अब देखिए छोटे बच्चों को हम काम में लगाते हैं, जैसे कि उन्हें हमने फुटबॉल खेलने भेज दिया या क्रिकेट की अलग से एकेडमी में उन्हें भेज दिया, तो इस तरह से हम उन्हें इंगेज करते हैं, उनकी ऊर्जा को चैनलाइज करते हैं, उनके सही पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए उन्हें सही कार्य में इंगेज करना। तो या इनर स्टेट, एन इनर स्टेट दैट एनर्जाइज, तो जो इनर स्टेट है वो एनर्जाइज होगा, एक्टिवेट होगा, डायरेक्ट होगा इन ए गुड डायरेक्शन द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स सर्टेन गोल। तो सर्टेन गोल की तरफ वो इंस्टिगेट किया जा सकेगा, उसे प्रमोट किया जा सकेगा, उसे मोटिवेट किया जा सकेगा। तो आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें बहुत अच्छे से। या आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन taking a look at an employee groups that had previously been overlooked, ignored, shut out। इकोनॉमिक प्रेशर होता है ये। द कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशन टेकिंग अ लुक टू एट एन एम्प्लॉय ग्रुप की तरफ देखना और ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक्शन लेना। इट हैज़न प्रीवियसली बिन ओवरलुक, जैसे कि नज़रअंदाज किया गया, इग्नोर्ड किया गया और शट आउट कर दिया गया, मतलब उसकी तरफ ध्यान न दिया गया। तो इकोनॉमिक प्रेशर को लेकर हो सकता है कि उधर ध्यान न दिया गया। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू? या द आर्बिट्रेरी सेटिंग द गोल्स विदाउट taking the environment into the consideration of an specious doom for the organization। या तो arbitrary का मतलब होता है पंचमत का निर्णय, मतलब
कि सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया हो। अब ये सर्वसम्मति से निर्णय क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि जज कोर्ट में जज बैठे हुए हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट, ये रहा आपका सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें जनमत से निर्णय लिया गया 3-1 या 3-2। जैसे अयोध्या का जब निर्णय आया तो ये 3-2 से पास किया गया था। 3 जज एक तरफ और ये 2 एक तरफ। तो मतलब सर्वसम्मति से बहुमत के साथ यह निर्णय पास हो गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जब 5 जजों की बेंच बैठती तो उसमें 3-2 से कोई निर्णय पास हुआ, तो उसमें मतलब है कि बहुमत से ये निर्णय पास हुआ है। इधर मेजॉरिटी ज़्यादा है, इधर 3 जज हैं, इधर 2 जज हैं। अपना अपना मत है दोनों साइड्स का। मतलब कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं। 5 जजों की बेंच है और इसमें 3 और 2 का रेशियो है, जिसमें बहुमत से कोई निर्णय पास कर दिया गया। जैसे कि अयोध्या का जजमेंट पास किया गया 3-2 से। अब देखिए इसी तरह से कह रहा है कि आर्बिट्ररी मतलब कि पंचमत का निर्णय, सेटिंग द गोल्स विदाउट द टेकिंग एनवायरनमेंट इनटू द कंसिडरेशन। अब जब कोई ऑर्गेनाइजेशन और संस्था होती है उसमें HR डिपार्टमेंट भी होता है और जितने भी अपर लेवल के इशू हैं वो बड़े लेवल के मैनेजरियल लोग ही डील करते हैं उन इश्यूज़ से। तो जब उसमें निर्णय लिया जाता है तो ज़्यादातर हम करते क्या है कि इन्वायरमेंट को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। मतलब कि टोटली इग्नोर मार देते हैं कि इन्वायरमेंट क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, बस उनका बिज़नेस रन करना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है हमें, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत इफ़ेक्ट करता है किसी भी बिज़नेस को। अगर वो इन्वायरमेंट के प्रति हम ध्यान नहीं दे रहे, बिल्कुल नेग्लिजेंस फॉलो कर रहे हैं और जो एमिशन है उसको बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बढ़ता जा रहा है और जो हानिकारक गैसों की मात्रा है वो पृथ्वी पर बढ़ती जा रही है। ओजोन लेयर इफेक्ट हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। अब ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है दिन प्रतिदिन। जो है मुख्यतः इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हम जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली जो गैस है, फ्रिज जिसे हम लोग बोलते हैं, तो ये रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली गैस ओजोन लेयर को प्रभावित कर रही है, ताकि ये लेयर जो है पतली होती जा रही है और इसमें छेद होता जा रहा है। अब ये रहा, तो एनवायरनमेंट एक ऐसा इशू है जो हमें कोई भी बिजनेस सेटअप में हमें निगलेक्ट नहीं करना है। अब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए ये 2% हम लोगों ने कहा कि ये जो है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर डिसीजन लिया गया कि आप प्रत्येक कंट्रियों को, सारी कंट्रियों ने मिलकर निर्णय लिया कि 2% आप जो है एमिशन को घटाएंगे, अपने यहाँ हानिकारक गैसों के एमिशन को घटाएंगे, ताकि ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट को कम किया जा सके, ओजोन लेयर के डिप्लीशन को कम किया जा सके। जो उसमें छिद्र बन गया है या जो परत दर परत जो भविष्य में संभावनाएं हैं कि परिस्थितियां और विषम हो जाएंगी और चिंताजनक हो जाएंगी, तो उससे रोकने के लिए प्रत्येक कंट्री जो है पार्ट बने इसका और 2% अपने हानिकारक गैसों को रिड्यूस करें, हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को रिड्यूस करें, इमिशन को रिड्यूस करना है इसे। अब जो इमिशन हो रहा है उसे रिड्यूस करना है। इसके लिए कई कंट्रियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और वो रिड्यूस करने की कोशिश भी करें। लेकिन ये जितने भी बड़े कंट्री हैं, US है, ब्रिटेन है, ये खुद तो इतना कंट्रोल कर नहीं पाते, लेकिन दूसरों के ऊपर इम्प्लीमेंट बहुत करते हैं और कुछ रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स भी बनाए गए हैं। जैसे कि डेवलपिंग नेशंस को कुछ छूट दी गई है और जो ऑलरेडी डेवलप्ड नेशन हैं उनके लिए कुछ अलग कोड रखे गए हैं, मीन्स कुछ अलग रिस्ट्रिक्शन रखे गए हैं। तो ऐसा सेटअप बनाया गया है कि 2% तक रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है कि प्रत्येक कंट्री अपने एमिशन रिडक्शन को करे और इससे जो ओजोन लेयर प्रभावित हो रही है उसे रोकें, उसका डिप्लीशन रोकें और जो एनवायरनमेंट प्रभावित हो रहा है उसे रोकने का प्रयास करें। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल पर चल रही हैं कि एमिशन को रिड्यूस किया जाए।
गैसों के उत्सर्जन को रिड्यूस किया जाए। द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी व्यूड एज एन हायरार्की ऑफ द स्टेटस एंड पावर एंड रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोस। या groups are relatively small and social unit and can be distinguished in the terms of such variable as the size and differentiation of the status and the purpose of goal। या तो विच स्टेटमेंट ट्रू? ट्रू इसमें सभी हैं। द ऑर्गेनाइजेशन कैन व्यूड एज एन हायरार्की, ऑर्गेनाइजेशन को हायरार्की के लेवल में देखा जाता है। हायरार्की मीन्स कि सर्वोच्च सर्वसत्ता पर बैठा हुआ अधिकारी, मतलब पैट्रियार्की है वो। जैसे कि घर में मुखिया आपके पिताजी होते हैं, उसी तरह से कुछ हायरार्की रूल, हायरार्की स्टेटस ऑफ पावर को देखा जा रहा है। और रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल और रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए। ग्रुप्स आर रिलेटिवली स्मॉल सोशल यूनिट, ग्रुप्स सोशल यूनिट्स बनाई जा रही है स्मॉल ग्रुप के द्वारा। कैन बी डिस्टिंग्विश, इनको डिस्टिंग्विश किया जाता है, डिफ्रेंशिएट किया जाता है इन द टर्म्स ऑफ सच वेरिएबल्स एज एन साइज एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ एन स्टेटस एंड द पर्पस ऑफ द गोल, और उस पर्पस और गोल के लिए। थैंक यू।